हम भारत के लोग, मर्यादाए चंद्रमोहन, संपादक वीर प्रताप। मेरा पासपोर्ट नेशनलिटी अर्थात भारतीयता इंडियन लिखा हुआ है। इसी पासपोर्ट के आधार पर मुझे वीज़ा मिलता है। विदेशी यात्रा हवाई अड्डे पर भी मुझे इसलिए प्रवेश मिलता है क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ। पर अब हमारे विदेश मंत्रालय ने स्वेच्छा से स्पष्टीकरण जारी किया है कि पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है और यह महज एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट या यात्रा दस्तावेज है। एक झटके में हमारे भारतीय विदेश मंत्रालय ने हम करोड़ों भारतीयों का यह भ्रम तोड़ दिया कि हमारे हाथ में जो नीले रंग का पासपोर्ट है वह हमारी भारतीय नागरिकता का प्रमाण है। यह भी समझ नहीं आया कि अचानक यह स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत क्या थी, जो दशकों से चली आ रहा था। पर सवाल क्यों लगाया जा रहा है? किसी नए राष्ट्रीयता का सवाल नहीं उठाया, न ही किसी दूसरे देश ने ही मामला उठाया। पर हमें बताया जा रहा है कि पासपोर्ट तो मात्र यात्रा दस्तावेज है। यह सरकारी ऐसे मुद्दे क्यों उठाती रहती है जो परेशानी पैदा करते हैं? क्या बाकी मसले हल हो गए हैं? सरकार अपने लोगों को अविश्वास से क्यों देखती है? पासपोर्ट जारी करते समय बहुत जांच होती है, कई दस्तावेज चेक होते हैं, पुलिस की तहकीकात से गुजरना पड़ता है। मेरे जैसे जिनके पास दशकों से पासपोर्ट है की भी नई पासपोर्ट के लिए पुलिस जांच होती है। जावेद अख्तर ने कहा है कि अगर सरकार को इस बात का विश्वास नहीं है कि आवेदक भारतीय नागरिक है तो उसे पासपोर्ट जारी कैसे हो रहा है। आधार के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है, यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है, मात्र पहचान और निवास का प्रमाण है। यह सही भी है, पर पासपोर्ट तो सघन जांच के बाद जारी होता है। इससे नागरिकता का प्रमाण क्यों न समझा जाए, जबकि सरकार पहले यह स्वीकार कर चुकी है। सरकार कहती है कि गैर नागरिकों को अभी अस्थायी पासपोर्ट जारी होता है, पर इनके कारण जो वास्तव में भारत के नागरिक हैं उन्हें अनावश्यक टेंशन क्यों दी जा रही है? पासपोर्ट बनाते समय नागरिकता के प्रमाण लिए जाते हैं, पर बाद में कहा जाता है कि यह दस्तावेज आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। शशि थरूर से सही इसे बेतुका कानून विरोधाभास कहा है। देश में घुसपैठ की समस्या है जिसका निपटारा होना चाहिए, लेकिन इससे निपटने के लिए जहां समस्या है वहां केंद्रित होना चाहिए, न कि करोड़ों भारतीयों को सरकारी चक्रव्यूह में फंसाया जाए। अगर पूर्व में घुसपैठ है तो सारे देश में SIR अभियान क्यों चलाया जा रहा है? कुछ को पकड़ने के लिए करोड़ों बाबुओं की मर्जी पर क्यों छोड़ा जा रहा है? हमारे जैसे देश में करोड़ों गरीब, अनपढ़, प्रवासी महिला या विस्थापित हैं जिनके पास या तो दस्तावेज नहीं है या गुम हो गए हैं। कईयों के नाम बदल गए हैं, कईयों का निवास बदल गया है। बड़ी संख्या के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उनका क्या बनेगा? जो समृद्ध है उनके पास जायदाद है, दस्तावेज है, दशकों के टैक्स रिटर्न है, स्कूलों के सर्टिफिकेट है। पर जो दलित है, आदिवासी है, प्रवासी है, मजदूर है, जो समाज के हाशिए पर है, उन्हें तो अपना वजूद सिद्ध करना ही चुनौती होगा।
कि वह है सरकार हमें चक्रों में क्यों डाल रही है। जैसे पहले चल रहा था वैसे क्यों नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दुबे के तलक टिप्पणी है कि भारत सरकार के लिए 145 करोड़ लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, नहीं जब तक कि वह खुद यह साबित न करे कि वह भारतीय है। एक नागरिक की ज़िंदगी आसान बनाने की जगह उसे और जटिल उलझी क्यों बनाई जा रही है। अगर आम आदमी से पूछा जाए कि उस सबसे विश्वसनीय दस्तावेज कौन सा हो तो वह पासपोर्ट का नाम लेगा, पर फिर सरकार इसका अवमूल्यन क्यों करने की कोशिश कर रही है। अगर कानून हमारे पास कोई और प्रमाण पत्र नहीं है तो कम से कम तब तक इसे क्यों नहीं माना जा सकता जैसे पहले माना जाता था। पूर्व उपकुलपति फजैन मुस्तफ़ा का सुझाव अच्छा है कि जिसका भारत में जन्म हुआ है उसे भारत का नागरिक माना जाना चाहिए और पासपोर्ट वोटर कार्ड को इसका प्रमाण माना जाना चाहिए। अमेरिका में जहां जन्मा नागरिक माना जाता है, डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बदलने का प्रयास किया था पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। भारत में इससे आम आदमी की चिंता खत्म हो जाएगी कि वह कौन है। भारत सरकार को शांति से समाधान ढूंढना चाहिए कि एक आम नागरिक अपनी राष्ट्रीयता साबित कैसे करे। हमारे संविधान की उपदेशिका इन शब्दों से शुरू होती है, हम भारत के लोग, अर्थात संविधान भारत के लोगों के स्वामित्व के सिद्धांत से शुरू होता है। पर हालत ये बन गई है कि हमें ही मालूम नहीं कि हम हैं क्या, हम हैं कौन। महाराष्ट्र में शिक्षकों की टीईटी परीक्षा पेपर लीक होने के बाद स्थगित हो गई। यह कैसी बेकार व्यवस्था है जहां बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। नीट पेपर लीक के बाद सबको सावधान हो जाना चाहिए था, विशेष तौर पर जबकि उसके तार महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। पर नहीं, वही चाल बेढंगी जो पहले थी वह अब भी है। क्या इसका कारण यह है कि महाराष्ट्र में सारा ध्यान उद्धव ठाकरे की बची कुची पार्टी को तोड़ने पर था और अच्छा शासन चलाना प्राथमिकता नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर आरोप लग रहे हैं कि उनके परिवार और रिश्तेदारों ने उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उज्जैन में 167 एकड़ के 137 प्लाट खरीदे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार यह ज़मीन पहले वहां खरीदी गई जहां विकास होना था और जो उज्जैन के मास्टर प्लान में थी। इसी अखबार की खबर है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी ने अपने ही मंत्रालय से अपने खीरा फार्म के लिए 99.60 लाख रुपए की सब्सिडी प्राप्त की है। यह आपराधिक मामला नहीं है, नैतिक है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हितों के टकराव का है। क्या एक मंत्री खुद को सब्सिडी दे सकता है? यह तो पुराने कांग्रेस शासन की याद ताज़ा कराता है। सबसे बड़ी दुर्घटना अयोध्या में हो गई है। वहाँ का राम मंदिर एक सामान्य मंदिर नहीं है, वह सामूहिक भाव की अभिव्यक्ति है, करोड़ों की आस्था का प्रतीक है। 500 वर्ष इसके लिए संघर्ष किया गया और आखिर में वही भव्य मंदिर बनाया गया जिस पर हम सब गर्व कर सकते हैं। इसलिए देश और विदेश में इससे लेकर इतना उत्साह है
दुनिया भर से इसके लिए चढ़ावा आता है, पर अब बताया जा रहा है कि चढ़ावे में भारी सेंधमारी लग गई है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 2 प्रमुख पदाधिकारी चंपत राय और अनिल मिश्र इस्तीफा दे गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कोई बचेगा नहीं। यह तो बाद में देखने की बात है, पर सवाल तो ये है कि यह हो कैसे गया। अमानत में इतनी भयंकर खयानत कैसे हो गई, और क्या यह मामला केवल निम्न कर्मचारियों का ही है जिनका काम निगरानी रखना था? वह क्या करते रहे? विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने माना है कि मंदिर अभियान को विश्वसनीयता को धक्का पहुंचा है और जो हुआ है वह शर्मनाक है। उन्होंने ईमानदारी दिखाई है और इधर उधर की फिजूल बयानबाजी नहीं की, पर हिंदू समाज इस घोर विश्वासघात से स्तब्ध है। एक गिरफ्तार व्यक्ति भी तो चंपत राय के ड्राइवर है, उसे मंदिर के प्रबंध में दखल देने का अधिकार कैसे मिल गया? कौन यह विश्वास करेगा कि छोटे छोटे कर्मचारी करोड़ों रुपए का गबन कर गए? एक और गिरफ्तार लवकुश मिश्रा के दादा ने कहा है कि उनका पोता तो मामूली कर्मचारी है जिसे फंसाया गया है, जबकि सारी मैनेजमेंट जिम्मेवार है। एफआईआर में भी इन 8 के अतिरिक्त अदरज अर्थात दूसरों का जिक्र है। यह अदरज कौन है? सिंधी समाज ने 2021 में राम मंदिर को 1 किलो की 200 चांदी की ईंटें दान की थी। उस समय इन ईंटों की कीमत 1.52 करोड़ रुपए थी। पहले इस समाज का कहना था कि यह ईंट गायब हो गई है। अब यह बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है। इस समाज के प्रतिनिधि डॉक्टर वी मनवानी ने कहा है कि वह संतुष्ट हैं, पर हैरानी की बात यह है कि जब 2021 में यह दी गई तो कोई रसीद वगैरह क्यों नहीं दी गई, जबकि दुनिया में जहाँ भी दान दिया जाता है वहाँ रसीद दी जाती है और यह मामूली रकम नहीं थी। ऐसी व्यवस्था क्यों थी? कई लोग इसके राजनीतिक फैलाव की चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यह मामूली बात है कि उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनती है, किसकी नहीं बनती है। मामला भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा आदि से बहुत बड़ा है। मामला आस्था में विश्वासघात का है, आस्था में भ्रष्टाचार का है, आस्था में घोटाले का है, विश्वास में सेंध लगा दी गई है। यह मामला आसानी से दबने वाला नहीं है। गली गली में, गांव में इसकी चर्चा है। अगर बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश की गई तो लोग माफ़ नहीं करेंगे। पूरी जवाबदेही तय होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए और न्याय होता नज़र आना चाहिए। हम भारत के लोग। हाँ दोस्तों, अच्छा लेख है।